नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध दिन प्रतिदिन भयावह रूप लेता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों को तैयार रखने तक का आदेश दे दिया। ऐसे में यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। वहीं भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी का अभियान तेजी के साथ चला रही। कीव से अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक वहां फंसे हुए हैं। आज सुबह यूक्रेन में फंसे 249 छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को बुखारेस्ट रोमानिया से होते हुए भारत लेकर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकरीबन सुबह 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। आपको बता दें कि 5वीं फ्लाइट थी जो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लेकर स्वदेश पहुंची है। इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से 219 नागरिकों को लेकर रवाना हुई एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने शनिवार को मुंबई में लैंड किया था, जबकि 250 भारतीय नागरिकों के साथ बुखारेस्ट से आई दूसरी फ्लाइट ने रविवार तकरीबन 2:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया था। एक तरफ जहां यूक्रेन को भारत सहित पूरी दुनिया में सहानुभूति मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो भारतीयों को विचलित कर सकती हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट और हिंसा की चिंताजनक खबरें सामने आई। कुछ ऐसी ही वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें यूक्रेन की पुलिस भारतीय स्टूडेंट के साथ रोमानिया के बॉर्डर पर गलत व्यवहार करते नजर आए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी संवेदना उन मेडिकल छात्राओं और छात्रों के साथ है जो इस हिंसा से गुजर रहे हैं। किसी माता पिता को इस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए और सरकार को वो प्लान शेयर करना चाहिए जिस पर वो उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी आर्मी को बड़ा आदेश दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नाटो देशों ने रूस के खिलाफ आक्रमण का रवैया अपनाया है और पुतिन ने डिटेरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को कॉम्बैट ड्यूटी मोड में रहने के आदेश दिए हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है विनोद दत्ता जी आपका एफएम न्यूज में। थैंक यू। हाई अलर्ट पर रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को रखा है, क्या कहेंगे? क्या हम अब क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इसके दो पहलू हैं जी। अगर रशिया ने न्यूक्लियर जो अपने वेपन्स हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा है, उसके दो पहलू हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहली बात तो एक ये डेटरेंस है जी। और न्यूक्लियर वेपन कोई आम दिवाली के पटाखे या नॉर्मल बॉम्ब्स नहीं है कि आप कभी भी उनको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये एक डेटरेंस वेपन है। इट इज ए स्ट्रेटेजिक वेपन। दूसरी चीज, जिस तरह से विश्व आज एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट के मुहाने पे खड़ा है, तो रशिया नहीं चाहेगा कि अमेरिका को इनवाइट करे या नेटो फोर्सेस को इनवाइट करे और उसके खिलाफ कोई इस तरह का काइनेटिक ऑपरेशन या कोई लड़ाई की संभावना हो। तीसरी चीज देखिए, अगर रूस इस्तेमाल करता है, अगर कोई 0.01% चांसेस हैं, तो उसके खिलाफ 9 न्यूक्लियर शक्तियां और हैं। तो रूस ये कतई ना समझे कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करके एकदम बच जाएगा। तीसरी चीज देखिए, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो रशिया यूक्रेन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, विश्व समुदाय पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि और वो टाइम गेन करना चाहता है, क्योंकि जब तक 2 या 3 दिन में या 4 दिन में अगर वो कीव को गिरा लेता है, जो कैपिटल सिटी है यूक्रेन। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें, क्योंकि जो रसिया ये तर्क दे रहा है कि यूक्रेन इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से हमें और बड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है। तो जिस डिफेंस फोर्स का आप भी जिक्र कर रहे हैं उसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक समझ सकें कि आखिर ये डिफेंस फोर्स कैसे काम करती है।
देखिए, डेटरेंस फोर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो रूस ही दे रहा है। देखिए, रूस जिस तरह से कह रहा है कि उसने अपने न्यूक्लियर ठिकानों को मेंटेन करना शुरू कर दिया है, अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की जो यूनिट्स हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दिया है, तो ये एक डेटरेंस है कि अमेरिका इस युद्ध में ना कूदे। तो इसीलिए ये वेपन्स बनाए जाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब 5 और 9 अगस्त को ये बॉम्ब डाले गए तो करीब 1,50,000 लोग की मौत हुई, और आज भी वहां बच्चे उन्हीं डिफॉर्मिटीज के साथ वहां पैदा हो रहे हैं। और ये वेपन तो बहुत डेडली है जो आजकल रशियन या अमेरिकन इन्वेंट्री में है, या जो बाकी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके पास है। तीसरी चीज ये है कि डेटरेंस इसीलिए है। आप ये देखिए, मैं पाकिस्तान के संदर्भ में आता हूँ। पाकिस्तान क्यों हमेशा कहता है कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दूंगा? क्योंकि वो उसको एक डेटरेंस के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उसको न्यूक्लियर स्ट्राइक करके वो बिल्कुल बच जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से या पूरे ज्योग्राफी से मिटा दिया जाएगा। ऐसे ही रशिया, जिस अखंड रूस का सपना पुतिन साहब देख रहे हैं, अगर उन्होंने केमिकल या न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो वो बिल्कुल नक्शे पे ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका या जो बाकी जो कंट्रीज है वो विश्व कभी इसको माफ नहीं करेगा। ये सन 45 नहीं है जी। और दूसरा एक यहां पर भी ये बात समझने की कोशिश करूंगा विनोद दत्ता जी, यूक्रेन को की जो स्थिति है, मतलब यूक्रेन में जो ये युद्ध चल रहा है और लगातार आज 5वां दिन है, रूस ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि रूस को तो ऐसा लगता था कि जब वो 3 तरफ से उसे घेर कर लाएगा तो 12 घंटे में वो कब्जा कर लेगा कीव पर, लेकिन हालात बदल गए हैं। तो क्या रूस ने जो प्लानिंग की थी, जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी और जो उम्मीद की थी, वो सब धराशायी रह गई? वो प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई? हाँ बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपने सही आंकलन किया है। क्योंकि रूस अपनी जो देखिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फर्क होता है जी, ठीक है। और रूस ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि यूक्रेन, क्योंकि जैसे ही बाइडेन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम युद्ध में नहीं उतरेंगे, अमेरिका ने जो अपनी प्लानिंग थी उसको एक्शन में ट्रांसलेट कर दिया जी। और उसको ये उम्मीद नहीं थी रूस को कि यूक्रेन इतनी रेजिस्टेंस दे पाएगा। तो उसने देखिए, और रूस ने बड़ी अच्छी यूक्रेन ने बड़ी अच्छी रणनीति इस्तेमाल की कि उसने रूस को अंदर आने दिया जी। और उसके जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से या जो लॉजिस्टिक्स के वो जो थी सप्लाई चेन्स थी, उनको इतना लंबा खींच दिया कि रूस के लिए अब ये ऑपरेशन सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है जी। मैं इसी पर आ रहा था, क्योंकि अगर बॉर्डर पर यूक्रेन रसिया के साथ लड़ता तो जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटेजी थी, उस पर रूस को पूरी उम्मीद होती, क्योंकि अगर बॉर्डर पर यूक्रेन लड़ता तो हो सकता है कि 12 घंटे में कब्जा करके अंदर वो आ जाते। लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जो स्ट्रेटेजी यूक्रेन ने अपनाई, अंदर आने दिया, और अंदर जब वो आ गए हैं तो बहुत सारी समस्या रूसी सैनिकों के सामने भी है। रसद की समस्या है, जो वहां पर जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ईंधन नहीं है, वो सड़क पर खड़े हो गए हैं। तो वो जो रसद सामग्री या जो उन्हें बैकअप मिलना चाहिए था, वो मिलने में दिक्कत आ रही है, और इसलिए कहीं ना कहीं यूक्रेन अभी भी टिका हुआ है जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह के ऑपरेशंस रशिया लॉन्च कर रहा है और जिस तरह से रशिया ने उस यूक्रेन के जो संसाधन है, पेट्रोलियम डिपोज है या डम्प्स है, उनको बर्बाद किया है, तो रशिया वहां से भी मदद नहीं ले पा रहा है। और जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम, अभी देखिए हाल ही में आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम से मदद की जा रही है यूक्रेन की। तो एरियल डिलीवरी, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स को एयर मेंटेनेंस से मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसको सड़कों द्वारा ही मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और सड़कों पे जिस तरह से यूक्रेन देखिए अभी एक ईंधन ले जा रही जो रेलगाड़ी थी उसको नष्ट किया गया, उसके पैरा कमांडोज 150 उसने गिरा दिए, वो जहाज गिरा दिया। चेचनिया से एक जनरल आया था, उसको मार गिराया गया। तो यूक्रेन फोर्सेस जिस तरह का एक अदम्य साहस पेश कर रही है, वो एक मिसाल है दुनिया की। दूसरा एक चीज ये भी समझने की कोशिश मैं करूंगा विनोद दत्ता जी, आज के समय में जिस तरह का युद्ध रूस लड़ रहा है, आप देखिए कि जमीनी युद्ध ये लड़ा जा रहा है, टैंक हैं और संघर्ष चल रहा है कीव की सड़कों पर। आज के दौर में इस तरह का जो युद्ध है वो नहीं माना जाता कि इस तरह का युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि सब जो है एयर स्ट्राइक और एयर फोर्स के मामले में मजबूत हैं।
ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या कहीं ना कहीं रूस फिर भी जो यूक्रेन के आम लोग हैं उन्हें बचाते हुए ये युद्ध लड़ रहा है, या कोई और वजह है? देखिए, वो ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन का, जैसे मैंने कहा था, कि जन समुदाय उसके खिलाफ हो जी। और ये बैटल जो है, देखिए, एयरलाइन बैटल में तब्दील हो चुका है जी। क्योंकि सबसे पहले गल्फ जो वॉर हुआ था उसमें एयरलाइन बैटल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था। तो रूस भी यही चाह रहा है कि वो पहले एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है, उसके जो हवाई जहाज है या मिसाइल्स है, वहां वो अपने जो टारगेट्स है उनको सॉफ्ट करेगा और उसके बाद जो अपना जो लैंड ऑफेंसिव है या जो उसकी इन्फेंट्री है वो फिर अटैक उन सिटीज पे करेगी या कब्जा करेगी। लेकिन जो बिल्टअप एरिया, रिहायशी एरिया की जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वहां स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी, वहां हाउस टू हाउस फाइट होगी। और उसमें क्योंकि देखिए, अब जो वहां की जनता है वो भी कोई मोलोटोव कॉकटेल बना रहा है, कोई पेट्रोल बम बना रहा है, कोई अगर वो पत्थर भी फेंकने शुरू कर देंगे अपने घरों से तो रशियन जो आर्मी है उसको नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने अभी ये जिक्र भी किया कि रूस जो है वो इस तरह से वहाँ पर अपनी रणनीति का जो है इस्तेमाल कर रहा है, आपने कहा कि वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन के लोग उसके खिलाफ हों, लेकिन मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, तमाम आर्थिक प्रतिबंध रूस पर हैं और अगर आज की हम बात करें तो लगभग 30% जो है रूस की जो करेंसी है रूबल वो गिर चुकी है। हालात रूस में भी बदलेंगे और जिस तरह का दावा यूक्रेन अगर कर रहा है कि 4300 सैनिकों को हमने मार गिराया है, इतना नुकसान हमने पहुंचा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये फर्क वहां पर पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि रूस की जनता खुद पुतिन के खिलाफ हो जाए? क्योंकि 4300 सैनिकों का शहीद होना अपने आप में एक बड़ी बात है, उनके परिवारों का जो दर्द होगा उसकी हम आकलन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रूस में भी इस तरह के मुजाहरे या इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी। और देखिए, अमेरिका में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जन समुदाय उसके खिलाफ जाए, क्योंकि देखिए, किसी भी युद्ध की कोई वो एक विभीषिका में ही उसका अंत होता है और जिस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं अभी तो नहीं, करीब 15 दिन बाद इसके जो इम्पैक्ट है वो रशिया पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे स्विफ्ट सिस्टम है उस पे बैन लगा दिया गया है, तो उसका जो करीब 3 ट्रिलियन पैसा रशिया का बाहर फंसा हुआ है बैंकों में, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता जी तमाम बातचीत के लिए। जय हिंद। यूट्यूब ने यूक्रेन में रूसी स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट आरटी और अन्य रूसी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि यूक्रेनी सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूक्रेन में उनकी पहुंच को काटने का अनुरोध किया था। असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए यूट्यूब की ओर से कहा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कई चैनलों के कारण मोनेटाइजेशन रुक रहा है, इसलिए वो उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसमें रूस के कई चैनल शामिल हैं। यूट्यूब के प्रवक्ता आईवी चोई ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई रूसी चैनलों के मुद्रीकरण को रोक रहा है, जो रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। मीडिया आउटलेट ने चोई के हवाले से कहा कि हम इन चैनलों के लिए सिफारिशों को महत्वपूर्ण रूप से सीमित कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे आगे के घटनाक्रम के अनुसार ही आगामी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि उसने अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले चैनलों और वीडियो को हटा दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले को पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि कांग्रेस के एक सदस्य से भी आलोचना झेलनी पड़ी, जिन्होंने देखा कि यूट्यूब आरटी से सामग्री के खिलाफ विज्ञापन चला रहा था। यूक्रेन के साथ जारी जंग और अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ तनातनी के बीच रूस की मुद्रा रूबल में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई है। सोमवार को यह करेंसी डॉलर के मुकाबले करीब 30% तक टूट गई और नए रिकॉर्ड
लो लेवल पर आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का असर अब साफ दिखने लगा है। अमेरिका समेत कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने पहले रूस के खिलाफ हल्के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। हालांकि रूस पर इन कदमों का कोई असर नहीं हुआ और उसने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। राष्ट्रपति पुतिन प्रतिबंधों के दायरे में आ चुके हैं, बल्कि रूस का सेंट्रल बैंक भी इसका शिकार बन चुका है। इसके अलावा रूस को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर करने की तैयारी है। केंद्रीय बजट 2022 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हितधारकों की बैठक को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। मणिपुर की 60 में से 38 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान शुरू हो गया। पहले चरण में 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में हिंगांग से सीएम एन बीरेन सिंह, सिंगजोमई से स्पीकर वाई खेमचंद सिंह, उरीपोक से डिप्टी सीएम युमनाम जॉय कुमार सिंह और नंबोल से राज्य कांग्रेस प्रमुख एन लोकेश सिंह शामिल हैं। राज्य में इस बार सशस्त्र बल अधिनियम, अफवाह को निरस्त करने की मांग और नौकरियों का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। इस मुद्दे को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी प्रमुखता मिली है। एक तरफ कांग्रेस ने जहां हर साल 50,000 नौकरियों और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का वादा किया है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी रोजगार का वादा करती हुई नजर आई। वहीं पीएम मोदी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट देने वालों से अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि वे रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मणिपुर के पहले चरण के चुनाव के लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। उन्होंने कहा कि मैं खास तौर से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करता हूं। टीम इंडिया ने श्रीलंका को धर्मशाला में तीसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है और इस सीरीज के लिए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्हें आखिरी टी20 मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। श्रेयस ने आखिरी मुकाबले में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नाबाद 73 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने इस मैच में अर्धशतकीय पारी के बाद एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने मैच के बाद बताया कि वे किस तरह से बैटिंग कर रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज वो चुने गए हैं। श्रेयस ने तीसरे टी20 मैच में 45 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 73 रन बनाए, जबकि दूसरे टी20 मैच में उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 74 रन बनाए थे। वे टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत के लिए 200 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 3 मैचों में 3 अर्धशतकों की मदद से 204 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज में जीत दर्ज की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।